हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव। और कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे लैक्टोज ओपरॉन के बारे में। और लैक्टोज ओपरॉन हमने शुरू किया था कि भाई जब बैक्टीरिया को भूख लगती है तो वो करता क्या है, वो ग्लूकोज की तरफ भागता है। और ग्लूकोज जो होता है वो उसका एनर्जी सोर्स होता है। लेकिन अगर मान लो कि उसके पास ग्लूकोज नहीं हो तो किसी न किसी तरह से उसे ग्लूकोज चाहिए। और ऐसी स्थिति में ये बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोज को यूज करता है और ग्लूकोज उस लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है और इस तरह से फिर वो ग्लूकोज को अपनी बॉडी में एज ए एनर्जी से सोर्स यूज करता है। आज हमें जो एग्जाम के पैटर्न से सीधी हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में या नीट में या ग्रेजुएशन लेवल पे अगर शॉर्ट नोट में अगर ये लैक ओपरॉन क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे और उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। देखिए, ये दोनों जो इसमें सिस्टम आएगा, एक आएगा कि ये जो ओपरॉन शुरू होगा या ये ओपरॉन बंद रहेगा। यानी हम दो मोड्स की बात करेंगे, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। हमने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में कि जो लैक्टोज ओपरॉन तब चलेगा जब ग्लूकोज का लेवल, ये टोटली ग्लूकोज के लेवल पे डिपेंडेंट होता है। अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तो लैक्टोज ओपरॉन ऑन हो जाएगा, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो स्विच ऑफ रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हमने आपको सारी चीजें बताई थी कि लैक्टोज ओपरॉन जो है वो फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक्विस मेनॉर्ड ने देखा था 1961 में, और 1965 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। एक्चुअली होता क्या है कि जब जो बैक्टीरिया आपका होता है वो किसी मीडियम में ग्रो करता है और उस मीडियम में ग्रो करने के दौरान जब उसके पास लैक्टोज की जरूरत उसको तब पड़ती है जब ग्लूकोज आपका कम होता है या खत्म हो जाता है, तो वो क्या करता है कि लैक्टोज को एज ए एनर्जी सोर्स लेता है और ये एनर्जी सोर्स वो अपने मेम्ब्रेन के अंदर लैक्टोज को एंट्री देता है और वहां वो टूटता है। तो अब हमने यहाँ बात की है, यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी, कुछ जीन्स को कल हमने आपको बताया था कि पिपोजिया से इस मिम्स के द्वारा आप इसे जो ऑर्डर है उसको आप याद रख सकते हैं, जिसमें कि आप प्रमोटर, रेगुलेटर, ऑपरेटर एंड ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स आपकी काम करेंगी। और इन तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स का एक ऑर्डर है जिसे आपको याद रखना है, पिपोजिया, या आप आईपीओ के द्वारा भी इसे याद रख सकते हैं। अब हमारा जो मेन फंक्शन है भाई, हमने जब सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की बात की थी, जिसको हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो वहां पे क्या होता है कि जब भाई हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वही आपका मेन वो एंजाइम होता है जो कि आपका मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनाता है। यानी ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एंजाइम्स बनेंगे, यानी प्रोटीन सिंथेसिस होगी, तभी आपके ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स किसी काम के होंगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये हमने कहा कि भाई जब ये चीज कब शुरुआत होगी, अगर मान लीजिए ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई है या ठीक है, मीडियम है या प्रेजेंट है, तो ये ओपरॉन स्विच ऑफ रहेगा क्योंकि ग्लूकोज उसके मीडियम में प्रेजेंट है, उसे किसी अदर एनर्जी सोर्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज ग्लूकोज इज इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसे एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देगा। तो यहाँ पे ये जो प्रमोटर जीन है, उसके बाद ये रेगुलेटर जीन है। ये रेगुलेटर जीन जो होता है, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा और ये यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। और ये रिप्रेसर प्रोटीन एलोस्टेरिक प्रोटीन होता है, एलोस्टेरिक रिप्रेसर भी इसे कहते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन होता है। ये जाके ऑपरेटिव रीजन पे बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो मूव नहीं करेगा। मूव नहीं करने से ये आपकी जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो कुछ भी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, यानी नो ट्रांसक्रिप्शन। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो स्ट्रक्चरल जीन्स एंजाइम्स नहीं बना पाएंगे। हमने कल आपको बताया था कि यहाँ पर पॉलीसिस्ट्रॉन कॉन्सेप्ट भी आएगा। सिस्ट्रॉन के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जीन होती है विच इज द फंक्शनल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था कि प्रमोटर, रेगुलेटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन, सिस्ट्रॉन और कॉन्स्टिट्यूटिव और इस तरह की बातें हमने पिछले वीडियो में की थी। आज हमने ये देखा कि जो हमारा बैक्टीरिया है उसने इसको स्विच ऑफ तब रखा जब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा था या मीडियम था या ग्लूकोज प्रेजेंट था।
लेकिन मान लीजिए कि बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगा और वो ग्लूकोज सारा कंज्यूम हो गया, तो भाई उसे भूख तो लगेगी, वो किसी न किसी सोर्स की तरफ भागेगा और उसके मीडियम में यदि लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो लैक्टोज को तोड़ेगा। लेकिन वो लैक्टोज को अपने अंदर, अपनी सेल के अंदर लाएगा कैसे? सबसे बड़ी बात ये है। तो इसको लाने के लिए इस सिस्टम को ऑन करना पड़ता है। तो ये ओपरॉन जो आपका रेगुलेटरी सिस्टम है जिसमें अरे ऑफ जीन्स काम करती हैं, वो ऑन हो जाएगा। और ऑन होने पे क्या होगा कि ये जो आपका रेगुलेटर जीन है ये रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। ये रिप्रेसर प्रोटीन हमने आपको कल बताया था कि ये टेट्रामर होता है और ये टेट्रामर इनएक्टिव बनाया जाएगा किस तरीके से? देखिए, लैक्टोज जो होता है उसका एक आइसोमर होता है जिसका नाम है एलोलैक्टोज, जिसको जो सिंथेटिक फॉर्म है उसका है आईपीटीजी, आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइडेज। तो ये जो एंजाइम होता है, ये एलोलैक्टोज, ये आइसोमर होता है, ये इस टेट्रामर विच इज द रिप्रेसर प्रोटीन उसके साथ ये बाइंड कर जाता है। बाइंड करने की वजह से जो आपका जो रिप्रेसर होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव होने की वजह से वो प्रमोटर रीजन का जो कन्फर्मेशन होता है उसको चेंज नहीं कर पाता है, यहाँ बाइंडिंग इसकी नहीं हो पाती है। नहीं हो पाने से आपके जो आरएनए पॉलीमरेज को बिल्कुल बढ़िया से इसको ये रास्ता मिल जाता है, क्या करने के लिए? ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। और जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो क्या बनेगा? आपका प्रोटीन बनेगा, उसके बाद ट्रांसलेशन होगा। तो ये जो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ZYA, यहाँ पे होगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन होने से 3 एंजाइम्स आपके बनेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। क्या मतलब है इन तीनों एंजाइम्स का? जब मैंने आपसे कहा कि लैक्टोज को अपने सेल के अंदर एंट्री देने के लिए ये दोनों एंजाइम्स की जरूरत है, क्योंकि जो ये परमिएज एंजाइम है वो यहाँ जो बैक्टीरिया का ये जो वॉल है, सेल वॉल के बाद आपका सेल मेम्ब्रेन है, तो ये परमिएबिलिटी तभी प्रोवाइड करेगा जब ये परमिएज एंजाइम एक्टिव होगा। और ये एक्टिव तब होगा जब ये रिप्रेसर इनएक्टिव होगा और यहाँ बाइंडिंग नहीं होगी, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा और एंजाइम्स की फॉर्मेशन होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, एंजाइम्स बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो आपका लैक्टोज जो कि मीडियम में प्रेजेंट है वो विद द हेल्प ऑफ परमिएज एंजाइम यहाँ एंट्री करेगा, यानी कि परमिएज एंजाइम के पास वो कैपेसिटी है कि वो इंपोर्ट कर लेता है लैक्टोज को, अंदर आने देता है लैक्टोज को। ठीक है। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है भाई? जब लैक्टोज अंदर आ जाता है तो ये इसकी हाइड्रोलिसिस करता है, हाइड्रोलिसिस करता है और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाता है और इसी ग्लूकोज को बैक्टीरिया यूज करता है फॉर द एनर्जी सोर्स। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एकदम कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि ग्लूकोज यदि आपके मीडियम में नहीं है तो स्विच ऑन हो जाएगा और यदि वो है तो स्विच ऑफ हो जाएगा। रिप्रेसर एक्टिव होगा, वो इस यहाँ बाइंड करेगा ऑपरेटर पे और ये प्रोसेस स्विच ऑफ रहेगी। लेकिन अगर मीडियम में लैक्टोज, मीडियम में आपके ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है तो जो बैक्टीरिया है वो दूसरे सोर्स की तरफ भागेगा, विच इज योर लैक्टोज। परमिएज एंजाइम परमिएबिलिटी प्रोवाइड करेगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करेगा? इट विल ब्रेक लैक्टोज इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इन दिस वे ये स्विच ऑन रहेगा और तब तक ऑन रहेगा जब तक कि ग्लूकोज लेवल आपका प्रॉपर रीच नहीं हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि इस चीज को देखिए, मेरा एक कॉन्सेप्ट होता है हमेशा कि हम किसी चीज को पढ़ते क्यों हैं। जब मैंने इसको पढ़ा पहली बार तो मुझे लगा पहली चीज तो कि बैक्टीरिया ग्रो करेगा। देखिए, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें ड्रग रेजिस्टेंस आ जाता है, तो आपका जो ये लैक ओपरॉन में ये जो जेड है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करता है। तो ये जो जेड है इसके अंदर बीटा, ये जब पेनिसिलिन, अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हुई और आपको एंटीबायोटिक दिया गया तो ये जो लैक जेड है पेनिसिलिन की, जब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दिया गया तो कभी कभी जब ड्रग रेजिस्टेंस की बात हम करते हैं तो ये बीटा लैक्टामेज ये प्रोड्यूस करता है। बीटा लैक्टामेज ये प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से
पेनिसिलिन की हाइड्रोलिसिस हो जाती है और उस बैक्टीरिया के अंदर ड्रग रेजिस्टेंस आ जाता है। इसी तरह से कई बैक्टीरिया काम करते हैं। तो हम लैक्टोज ओपरॉन पढ़ने का मतलब यह है कि बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करता है, तो अगर वो कोई डिजीज कॉज कर रहा है तो उसे अपनी ग्रोथ करनी है उस सिस्टम में रह करके। और ऐसी स्थिति में यदि आप किसी एंटीबायोटिक को देते हैं और वो उसको हाइड्रोलाइज कर दे रहा है, इसका मतलब है कि वो ड्रग रेजिस्टेंस हो गया। तो मेडिकल, चूंकि आप डॉक्टर बनने वाले हैं, इसलिए मैंने ये कहा कि इस एस्पेक्ट को आप जानिए कि ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, इसका वर्क है हाइड्रोलिसिस, और किसी एंटीबायोटिक को ये हाइड्रोलाइज भी कर सकता है। तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। किसकी ग्रोथ रुक जाएगी? जो आपने एंटीबायोटिक दी है वो आपको काम नहीं करेगी बॉडी पे, और बॉडी पे काम नहीं करेगी तो वो बैक्टीरिया पे वो ड्रग बिल्कुल काम नहीं करेगा, तो वो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसीलिए मेडिकल फील्ड में ये जानना जरूरी होता है कि भाई ओपरॉन क्या है, क्यों चल रहा है, क्या इसका फर्दर एस्पेक्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये हमारा लैक्टोज ओपरॉन के अलावा हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफैन ओपरॉन भी मैंने आपको बताया था। ट्रिप्टोफैन ओपरॉन मैंने बताया था कि जैसे यहाँ 3 एंजाइम्स बनते हैं, वहाँ 5 एंजाइम्स बनते हैं। अगर आप हिस्टिडीन की बात करें तो वहाँ 9 एंजाइम्स बनते हैं। एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको और बता दूं कि ये जो ट्रांस एसिटाइलेज है, इसका अभी तक कोई बहुत ज्यादा फंक्शन नोन नहीं, ठीक है। लेकिन इसको हम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, थोड़ा बहुत जो रिसर्च हुआ इस पे, वो ये माना जाता है कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। और ये बात ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये कैटाबॉलिक है, ठीक है। ये एक्टिविटी कैसी, मेटाबॉलिक में जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, एनाबॉलिक है कि कैटाबॉलिक, तो याद रखिए कि ये एक कैटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ओवरऑल हम इस चीज को देखेंगे कि 2 हमारे इसमें सिस्टम चलेंगे, स्विच ऑन स्विच ऑफ। जब रिप्रेसर बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज नहीं मूव करेगा, कोई एंजाइम नहीं बनेगा, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे जब स्विच ऑन रहेगा, यानी ग्लूकोज के लेवल पे देखेंगे कि हम ग्लूकोज एब्सेंट है, तो ये ओपरॉन आपका रन करेगा, स्विच ऑन होगा सिस्टम, और ऐसी स्थिति में आपका लैक ओपरॉन रन करेगा, एंजाइम्स बनेंगे और ये प्रोसेस चलेगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरह से जब बैक्टीरिया को भूख लगती है तो वो सोर्सेस की तरफ भागता है। थैंक्स।